नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है। इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। इसके साथ ही साथ बात करेंगे तमाम खबरों पर क्या है हमारे संवाददाताओं का मत अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज से 2 दिन का झारखंड दौरा है। पीएम के मिशन आदिवासी कल्याण की बात करेंगे अगले 1 घंटे में। बिहार में बेखौफ है माफिया, लूट की छूट पर सवाल करेंगे। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का झारखंड दौरा। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह में होंगे शामिल। विकसित भारत संकल्प यात्रा की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने बैतूल में जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी कर रहे हैं प्रचार। चुनावी रण में विपक्ष का भी प्रचार हुआ तेज। राजस्थान के रण में भी उतरे बीजेपी के कद्दावर नेता। कांग्रेस की गारंटी यात्रा का भी दूसरा चरण आज से। रायपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो आज। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई। लगातार हो रहे हैं भोजन, पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई। पीएम मोदी घटना पर रखे हुए हैं नजर। और बिहार में माइनिंग माफिया का निशाना बने दारोगा। माइनिंग माफिया को प्रशासन की दखल बर्दाश्त नहीं। भाजपा ने उठाया सवाल, कहां गई सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था। और सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी के मिशन आदिवासी कल्याण की। अंग्रेजों से लड़ते हुए प्राण न्योछावर करने वाले जनजातीय गौरव भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दौरा है और इस लिहाज से भी कि इसमें तमाम जो जनजातीय समुदाय से जुड़े हुए काम हैं वो किए जाएंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती सह जनजातीय गौरव दिवस पर पीएम मोदी रांची के बिरसा मुंडा म्यूजियम का दौरा करेंगे। पीएम मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ करेंगे। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि उलीहातू का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। इस मौके पर वो अमर शहीद बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में 24,000 करोड़ रुपए की पीएमपीवीटीजी योजना का लॉन्च करेंगे। पीएमपीवीटीजी योजना क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन नाम दिया गया है पीएमपीवीटीजी। ये योजना है, इसका मकसद विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। देश भर में 75 ऐसी जनजातियां हैं। ये जनजातियां देश भर के 200 जिलों में है और इनकी आबादी 28 लाख के करीब है। ये आज़ादी के बाद देश में अपनी तरह की पहली योजना है जो ऐसे संवेदनशील जनजातीय समूहों को लक्षित करके बनाई गई है। ये जनजातियां ज़्यादातर घने जंगलों में रहती हैं जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यही वजह है कि उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाई गई है। मिशन के तहत इन जनजातीय इलाकों में सड़क और टेलीकॉम कनेक्टिविटी, बिजली, हाउसिंग, साफ पेयजल और सफाई की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इन समुदायों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सुविधा के साथ ही उन्हें आजीविका के मौके भी दिए जाएंगे। मिशन को 9 मंत्रालयों की 11 योजनाओं के जरिए लागू किया जाएगा। तो अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय के वार्षिक बजट में 2013-14 के मुकाबले अब तक 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। तो किस तरह से समर्पित है आदिवासी कल्याण के लिए सरकार, इसको समझा जा सकता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को लागू करता है जिसके तहत
हर साल 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, इंटरमीडिएट और दूसरी फेलोशिप्स शामिल हैं। सरकार 740 एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूल स्थापित कर रही है, जो 3.5 लाख आदिवासी छात्रों को शिक्षा प्रदान करेंगे। ये शिक्षा गुणवत्तापूर्ण होगी और ये स्कूल स्थानीय भाषाओं में भी जोर देंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र अपनी जड़ों से अलग ना हों। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव की खुशी मनाने और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वन अधिकार अधिनियम के तहत अब तक लगभग 22 लाख व्यक्तिगत अधिकार पत्र और 1,08,000 सामुदायिक अधिकार पत्र बांटे जा चुके हैं। तो जनजातीय कल्याण के लिए समर्पित है सरकार। जनजातीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की जा रही है। हवाई अड्डों सहित देश भर में 119 आउटलेट खोले गए हैं। वोकल फॉर लोकल के तहत केवल जनजातीय कारीगरों के लिए ई मार्केट प्लेस मुहैया कराया गया है। जनजातीय उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत जनजातीय परिवारों को रियायती दरों पर ऋण की सुविधा दी जा रही है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को पिछले 9 वर्षों में पद्म और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो गौरव भी बढ़ाया जा रहा है, उनको उनकी सरोकार से सीधे उनके जुड़ा जा रहा है और साथ ही साथ इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि सामाजिक आर्थिक रूप से किस तरह से जनजातीय समाज जो है उसका उन्नयन हो सके। और ये जो इस बार जो अति संवेदनशील जो जनजातीय समूह हैं उनके लिए जो ये योजना लाई गई है यह अपने आप में नायाब है। तो आइए सुनते हैं जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा का प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कहना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं तो एक विशेष तरीके से उस क्षेत्र को देखते हुए देश भर में कैसे हम सबको काम करना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से खूंटी की जनता बहुत आह्लादित है, खुश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो उनको आने के खुशी में उत्साहित होकर के लोग कल उनके संबोधन को सुनेंगे। और बात करेंगे दिवाकर कुमार से, हमारे संवाददाता जो रांची से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर, अगर सीधे तौर पर इन योजनाओं के विषय में पूछा जाए, बेहद अलग है और लक्षित किया गया है संवेदनशील जनजातीय समूहों के विकास को लेकर के। किस तरह से असर डालेगी पूरे इलाके में और खासतौर पर जनजातीय समूहों के बीच में क्या कुछ असर होगा इसका? देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात की पहल कर रहे हैं कि जो जनजातीय समुदाय है, जो आज तक आजादी के बाद पिछले करीब 65 सालों तक जो मुख्य धारा से एक तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था या पिछड़ गया था, मुख्य धारा में जितनी उसकी भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई थी, उसे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबल प्रदान कर रहे हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा, जो जनजातीय गौरव दिवस जिनके जन्मदिन को घोषित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और ये उसकी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आज खूंटी पहुंचेंगे और उनके गांव जो उलिहातू उनका गांव है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जनजातीय समुदाय को पूरे देश के पटल पे, दुनिया के पटल पे, नक्शे पे प्रधानमंत्री लेकर आ रहे हैं ताकि लोग जान सकें कि भारत की आजादी में इस समाज का भी योगदान है। इन्होंने भी अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। उन तमाम तरह की चीजों को एक तरीके से मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो उलिहातू ये पहुंचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले देश के प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली पहुंचेंगे, उनके परिजनों से मिलेंगे। तो लगातार इसको लेकर उत्साह है। और जो आप बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो विकास की किरण यहाँ पर होगी, 24,000 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजना, खास तौर के वैसे पीटी ग्रुप है जो अब तक जिनका विकास नहीं हो सका, उनमें कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो अब लुप्त प्राय हो रहे हैं, उनकी आबादी लगातार घट रही है और मुख्य धारा में उनकी भागीदारी बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो ऐसे लोगों के विकास के लिए प्रधानमंत्री संवेदनशील है और उसके लिए कल एक मिशन की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। तो ये देश में करीब 12 करोड़ इनकी आबादी है इस
पॉपुलेशन है इनकी आदिवासियों की, और उनके लिए प्रधानमंत्री कल एक बड़ी पहल करने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कई और भी सौगातें देंगे। तो देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री उनके मुद्दे को लेकर संवेदनशील है, और उनके लिए जो शिक्षा का एक अलग है, आप कह सकते हैं कि एकलव्य विद्यालय का जो मॉडल लाया गया है वो बेसिकली आदिवासी बहुल इलाकों के लिए लाया गया है, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, लिख सके और मुख्य धारा में वो निकलकर बाहर आ सके। तो ये तमाम तरह की प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, और आदिवासी मंत्रालय प्रधानमंत्री ने बनाया था, उसके बाद उस मंत्रालय के जरिए लगातार जो आदिवासी ग्रुप के बच्चे हैं जो बेहतर पढ़ना चाहते हैं, मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है, ताकि वो बेहतर पढ़ाई कर सके और शिक्षा के जरिए अपनी जो है वो बुलंदी छू सके और मुख्य धारा में वो पहुंच सके। तो तमाम ऐसे प्रयास केंद्र सरकार की ओर से लगातार पिछले 10 वर्षों में किया गया है, और उसी जो आदिवासी समुदाय है, जो आदिवासी समाज है, दिवाकर, एक तरीके से आदिवासी जनजातीय बहुल इलाका है, वहां पर लगातार खुशी देखने को मिल रही है, जैसा आप अभी तस्वीर में भी दिखा रहे थे। जी, मैं दरअसल उन्हीं के रिएक्शन जानना चाहता हूं, जो पिछले 9 वर्षों में लगातार एक मिशन मोड में जनजातियों के लिए काम कर रही है सरकार। मोदी ने इसका उद्घाटन 2 साल पहले किया था। दिवाकर, आप हमें सुन पा रहे हैं? वर्चुअली उद्घाटन हुआ था, और उसके बाद प्रधानमंत्री कल खुद उस म्यूजियम में भी पहुंचेंगे। दिवाकर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 9 वर्षों में लगातार जो सरकार काम कर रही है जनजातियों के लिए एक मिशन मोड में, और खासतौर पर प्रधानमंत्री स्वयं समर्पित रहे हैं, प्रतिबद्ध रहे हैं, उनका अपना एक मिशन रहा है आदिवासियों के कल्याण को लेकर के। किस तरह से आप देखते हैं उनका जो आदिवासियों का जो रिएक्शन है, जो जनजातीय हैं उनका रिएक्शन क्या होगा, वो भी आपसे जानना समझना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर एक ये बड़ी पहल लगातार की जा रही है, और जब मैं पिछले 1 हफ्ते से लगातार खूंटी, उलिहातू, इन तमाम जगहों पर जा रहा हूं, तो जिस तरीके से आप अगर खूंटी में मैं अभी तस्वीरों में थोड़ा सा दिखा रहा था, अभी लगातार ये तस्वीरें और भी डीडी न्यूज पे आप दर्शकों को देखने को मिलेगी, किस तरीके से पूरा जो रांची से लेकर खूंटी का इलाका है, उलिहातू का इलाका है, सड़कों पर लोग लगातार जो यहाँ का हम कह सकते हैं सोहराय पेंटिंग के जरिए आदिवासी समुदाय के जो विकास की गाथा है, उनका जो योगदान है, उसको लगातार उनकी जो जीवन शैली है, उनको सड़कों के किनारे उकेरा गया है। बहुत खूबसूरत तरीके से पूरे खूंटी को सजाया जा रहा है, ताकि प्रधानमंत्री का वेलकम किया जाएगा। एक खास बात और, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा पहले एक ही दिन का दौरा सिर्फ 15 तारीख का था, लेकिन आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि झारखंड के प्रति प्रधानमंत्री का कितना प्रेम है, और ये जो जनजातीय इलाके हैं, आदिवासी बहुल जो राज्य है झारखंड, इसके प्रति लगातार प्रधानमंत्री का प्रेम और संकल्प लगातार दिखता रहा है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री एक दिन पहले उनकी यात्रा शुरू हो रही है, और वो 14 तारीख को आज ही वो शाम में पहुंचेंगे, और उसके बाद जब पहुंचेंगे तो लगातार जो रांची एयरपोर्ट से राजभवन की दूरी है वो करीब 10 किलोमीटर का है, उसको एक तरीके से लोगों को इस बात का सिर्फ उत्साह है कि प्रधानमंत्री उस रास्ते से गुजरेंगे। कोई रोड शो का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लोगों ने वेलकम करने की तैयारी की है, यहाँ के लोगों ने वेलकम करने की तैयारी की है, वो सड़कों पर लगातार दिख रहा है। तो उत्साह को बयान नहीं किया जा सकता कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को देखने के लिए और सुनने के लिए झारखंड के लोगों में लगातार उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिल रहा है। जी, निश्चित तौर पर तो वो जो रिएक्शन है वो साफ समझ में आता है। जिस तरह से आपने कहा कि सड़कों पर भीड़ उमड़ रही है प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए दिवाकर कुमार। और अब बात करेंगे बिहार के राजनीति की, जहां बेखौफ माफिया है और लूट की छूट है। इस पर विपक्ष यानी बीजेपी सवाल पूछ रही, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अधूरी लगती है दिवाली, खुशियों के बिना, तोहफों के बिना, मगर अब ऐसा नहीं है। कोई दिया जला रहा है पक्के मकान में, कोई धुएं से आजादी पाकर गैस पे मिठाई बनाने लगा है। सम्मान की रकम एक सहारा बनकर सीधे अपने खाते में क्रेडिट हो गई। कहीं किसी जरूरतमंद को मुफ्त इलाज का वरदान मिल गया। हर दिन दिवाली मना रहा है अपना देश। पिछले कुछ बरसों से अलग अलग योजनाओं के तहत कोई घर, कोई मुफ्त इलाज, कोई गैस, तो कोई लोन का उपहार पाके। तो चलो इस दिवाली ये कामना करते हैं कि ये खुशियां, ये दिवाली यूं ही बनी रहे। हर योजना है उपहार, देश मना रहा है त्योहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और बिहार में बेखौफ माफिया लूट की छूट पर सवाल उठ रहे हैं। महागठबंधन सरकार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं,
माइनिंग माफिया के कहर ने प्रशासन को सकते में डाल दिया है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर ही अब हाथ डालने लगा है माफिया। और यह घटना एक बार की नहीं है, बार बार हो रही है। बीजेपी आउट ऑफ कंट्रोल हुए इस क्राइम को लेकर सवाल पूछ रही है और सरकार निरुत्तर है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। कल जमुई में सुबह सुबह सड़क पर चेकिंग कर रहे दारोगा को बालू माफिया ने ट्रक से कुचल दिया। दारोगा की मौके पर ही मौत हो गई। तो क्या स्थिति है, इसको आप समझ सकते हैं। सब इंस्पेक्टर प्रभात की मौत नीतीश कुमार के सुशासन पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। पुलिस प्रशासन माफिया के सामने इतना असहाय क्यों है, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहा है। चेकिंग के दौरान खनन माफिया का पुलिस प्रशासन पर हमला बिहार में आम बात हो गई है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में ऐसे जघन्य कृत्य चर्चा से गायब हो जाते हैं। बालू खनन, बैंक डकैती, लूट, टारगेट किलिंग जैसे बढ़ते अपराध के साथ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो प्रशासन है वो एक्शन नहीं ले पा रहा है। आर्थिक रूप से जर्जर बिहार में अपराध एक उद्योग बना हुआ है। नीतीश कुमार कभी इसी माफिया और जंगल राज के मुद्दे पर सत्ता में आए थे, लेकिन आज उनके सुशासन बाबू का तमगा अपराधियों ने चुरा लिया है। देश के अन्य बीमारू राज्यों की तुलना में अगर बिहार की शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था के हालात देखें तो बिहार फिसड्डी साबित हुआ है, जबकि अन्य राज्य बीमारू स्टेट के दर्जे से बाहर निकले हैं। जातिवाद के मकर जाल में फंसे बिहार के शिक्षा के हालात देखिए। बिहार में सिर्फ 7% लोग ग्रेजुएट हैं, 5वीं पास लोगों की तादाद 23% है। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। 32 साल के लालू नीतीश के सामाजिक न्याय में बिहार को यही सौगात मिली है। 7% ग्रेजुएट, 5वीं पास 23%। वहीं बीमारू राज्य से बाहर निकला उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा में देश में पहले स्थान पर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1.5 लाख नए स्कूल खोले हैं। लड़कियों के ड्रॉप आउट की संख्या यूपी में सबसे कम है। बिहार का जीडीपी 7.5 लाख करोड़ है। देश में बिहार 5वां गरीब राज्य है। आर्थिक स्रोत में भूमि और मनी ऑर्डर ही इकोनॉमी के प्रमुख योगदान करता है। इंडस्ट्री और दूसरे उद्यम के मामले में बिहार फिसड्डी साबित हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। उधर यूपी में मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसडीपी का आंकड़ा 22 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री ने हब बनने के बाद $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। बीते 30 वर्षों में बिहार में पलायन एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। 55% पलायन सिर्फ रोजी रोटी के कारण ही होता है। तो स्थिति कितनी भयावह है, इसको समझा जा सकता है। बिहार में मजदूरों के न्यूनतम 200 रुपए की मजदूरी है, जबकि अन्य राज्यों में 500 रुपए है। उत्तर प्रदेश ने यह परिवर्तन कानून व्यवस्था को दुरुस्त करके संभव बनाया है। योगी मॉडल में न्याय दिलाने की फौरी व्यवस्था ने अपराधियों के मनोबल को तोड़ा है। वहीं बुनियादी ढांचे को मजबूत करके योगी सरकार ने लोगों में भरोसा जताया है। तो किस तरह से ये जो पूरा डिफरेंस है आप देख सकते हैं। एक समय में दोनों राज्य बीमारू थे और उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास के पैमानों पर कुलांचे भर रहा है और बिहार की क्या स्थिति है। बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार की इस स्थिति को कड़े शब्दों में निंदा की है। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा उन्होंने। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। और बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने भी एक्स पर अपने एक पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मुख्यमंत्री जी, राज्य में बालू तस्करों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में सवाल आपके नेतृत्व पर भी उठते हैं कि क्या ये सब आपके संरक्षण में हो रहा है, और नहीं तो अब तक कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए गए। अवैध बालू खनन से कहीं नदी में डूबने से मौत हो रही है तो कहीं अनियंत्रित वाहन सुरक्षा बलों को कुचल रहे हैं। जरूर कोई ठोस कदम उठाकर बिहारियों की जान बचाई जाए। तो विपक्ष लगातार हमलावर है और ये जो मामला है निश्चित तौर पर संवेदनशील है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान
जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ धनंजय गिरी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। राहुल लाल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है राहुल लाल जी आपका। और विनोद मिश्रा हमारे संपादकीय सलाहकार, स्वागत है विनोद जी आपका। और शुरुआत आपके साथ विनोद जी करेंगे। 2 राज्यों की बात हमने की, बिहार की कानून व्यवस्था किस तरह से उसकी धज्जियां उड़ गई हैं, ये हमारी रिपोर्ट में आपने देखा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश किस तरह से विकास के तमाम पैमानों पर कुलांचे भर रहा है। ये अंतर आखिर क्यों आया है, क्या क्या वजह रही इसका, इस डिफरेंस का? क्योंकि शुरुआत शायद एक समय में ही की थी दोनों राज्यों ने। निखिल, मैं आपकी रिपोर्ट से या वो आप देखिए, पिछले दिनों में जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है, पिछले 18-19 महीने हुए हैं, 50 से ज़्यादा इस तरह की घटनाएं हुई हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं इस बालू माफिया और खनन माफिया के तांडव में। आप कह सकते हैं कि सैकड़ों हजारों राउंड की गोलियां चली हैं हर जगह पे अपना अपना कब्जे को लेके। तो ये आखिर क्यों हुआ? ये ऐसे ही तो नीतीश की सरकार सुशासन बाबू के लिए पहले भी जाने जाते थे, उस दौर में नहीं था, और अचानक ये जो घटनाएं बढ़ी है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी नेता सुशील मोदी जब पूछते हैं कि लालू और बालू में क्या संबंध है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब जब लालू की भूमिका बढ़ती है सत्ता में, सत्ता के शीर्ष में, व्यवस्था में, तो इस तरह की घटनाएं आम होने लगती है। आप अपनी रिपोर्ट में जब बता रहे थे कि इसी जंगल राज और कानून व्यवस्था के नाम पर नीतीश कुमार सत्ता में आए थे, और 2005 में वाकई उन्होंने बिहार में एक चमत्कार भी किया था। तो ये 2017 के बाद की हालत जो है, उसके बाद पहला महागठबंधन और उसके बाद ये दूसरा महागठबंधन, तो इस तरह की घटनाएं जब बढ़ती है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो आप देखिए कि सुबह सुबह एक दरोगा, एक युवा दरोगा है, मुजफ्फरपुर जिले का है, प्रभात रंजन, अभी मुझे लगता है 2-4 साल पहले उन्होंने एक परीक्षा कंप्लीट की होगी, और एक युवा दरोगा को जिस तरह से ट्रक से कुचल दिया गया। वो माफिया को गए थे, उनको पता था, उनको एक लीड मिला था कि कुछ बालू माफिया जो है अवैध खनन करके 10-12 ट्रक ले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने नाके पे वहाँ पे उन्होंने लगाया, और ट्रक माफिया ने उनको ट्रैक्टर से कुचलते हुए निकल गया। एक पुलिस के जवान अभी भी घायल है, उनका इलाज चल रहा है। इस तरह के पहले भी घटनाएं आपने देखा, हम लोगों ने कवर किया है इस तरह की घटनाएं, जब किस तरह एक तो महिला ऑफिसर को किस तरह से रगेद के खदेड़ के भगाया गया था। वहां बालू माफिया का हौसला देखिए, और उस पर कार्रवाई की बात आप देखिए तो चारों बगल सन्नाटा है। आज अपोजिशन में कहीं से आवाज़ नहीं है, कई सत्ता पक्ष से कोई आवाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, कोई इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये गुब्बारा उठा है, 1-2 दिन के बाद वैसे ही खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह के आरोप लगेंगे कि वो कोई कहेगा कि आरजेडी का आदमी है, कोई कहेगा ये बीजेपी का है, कोई कहेगा दूसरी पार्टी का है, और इस तरह से ये बातें हो अपने आप में एक बात पूरी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब आप आर्थिक स्थिति की एक रिपोर्ट लगा रहे थे और कंपेरिजन कर रहे थे बीमारू स्टेट से, और जब कैसे यूपी बाहर निकला और बिहार 80 के दशक का जो बीमारू स्टेट का स्टिग्मा है वो अपने पर में लिया हुआ है, तो आप अंदाजा कीजिए कि 350 करोड़ रुपए का हर साल राजस्व की इस बालू से चोरी होती है, और खनन माफियाओं के जरिए इससे सत्ता पे बैठे हुए जो राजनेता है उनके पास पहुंचता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सत्ता का एक बड़ा गठजोड़ है जो खनन माफिया का आप तांडव देख रहे हैं। ठीक बात है राहुल लाल जी, सत्ता का ये जो बड़ा गठजोड़ है, इसने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजनीति को नीतीश कुमार के लिए सुशासन बाबू का एक शब्द यूज किया जाता था, अब जो है शायद उसके कोई मायने नहीं रह गए हैं। राजनीति क्या इसलिए है कि गठबंधन में रहा जाए, अपनी सत्ता बनाए रखी जाए, येन केन प्रकारेण। इंडी गठबंधन से भी ये सवाल होगा कि कैसे नीतीश कुमार और आरजेडी को लेकर साथ चलेंगे, कैसे डिफेंड करेंगे उनको ऐसे मुद्दों पर। निखिल जी, आपके सवाल को तो मैंने बहुत ध्यान से सुना। विनोद जी की आवाज मुझे आ नहीं पाई थी, इसलिए मैं सीधे आपके सवाल का मैं उत्तर दूंगा। जी देखिए, जो घटना घटी है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है वहां पे। ये घटना इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर और कठोरता की आवश्यकता है। लेकिन 2-3 चीजें जो आपने पृष्ठभूमि में भी रखी थी शुरुआत में, कि कहा तो बिहार जो है कि पीछे चलता चला जा रहा है, और उत्तर प्रदेश जो है कि नई नई अंगड़ाई ले रहा है, और बिहार पीछे जा रहा है। उसमें आप 30 वर्ष जोड़ रहे हैं कि लालू नीतीश जी के 30 वर्ष। भाई, उसमें नीतीश जी के 15 वर्षों में, लालू जी के राज में तो बिहार में सामाजिक न्याय, तमाम तरह की चीजें बिहार आगे बढ़ी। जबरन एक उस जमाने में बनाया गया था कि जंगल राज की स्थितियां। लेकिन अब नीतीश जी के सुशासन के पीरियड को भारतीय जनता पार्टी बड़ी डंके के चोट पर स्वीकार करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही पीरियड को खराब बताने में लगी थी। बड़ी अच्छी बात है, तब तो बिहार के जनता को मुक्ति मिल गई है। यानी कि बिहार की जनता जिस दुशासन से परेशान थी, उनको 1 वर्ष पहले उससे मुक्ति मिल गई है। और अगर उत्तर प्रदेश से आप तुलना कर रहे हैं,
तुम्हें उत्तर प्रदेश में खनन माफियाओं ने क्या स्थिति की है, जरा उसके ऊपर भी देश की जनता को जान लेना चाहिए। फर्रुखाबाद में जब पुलिस ने कार्रवाई करके अभी 3 महीना पहले वहां पे खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की, तो खनन माफियाओं ने धमकी दे डाली कि आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी के अगर आइसोलेशन में घटनाओं की चर्चा करेंगे तो शायद आप विदेशों से, जहां पर बहुत ज्यादा अच्छा शासन माना जाता है, वहां से भी आप उसकी तुलना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था की जहां तक बात आती है तो उत्तर प्रदेश का जो कानून व्यवस्था है, जो सरकार का इकबाल है, उसके बारे में कोई प्रश्न चिन्ह कम से कम नहीं उठाता है, और बल्कि उसको नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में भी आप ही लोग जैसे कहते हैं कि बुलडोजर बाबा क्यों कहा जा रहा है। तो जिस तरह से अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो साफ तौर पर नजर आता है। राहुल लाल जी, मैं कोई डिफेंड करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब आप खुले चश्मे से उसको देखेंगे तब शायद समझ में आएगा। निखिल जी, एक लाइन में जवाब दे दूं कि बुलडोजर को लेके क्या स्थिति, बुलडोजर का डर कहीं और होगा, वो मुस्लिम अल्पसंख्यकों में डर है उनका, उनको डराया जाता है। माइनिंग माफिया उल्टे बुलडोजर लेके सरकार के अधिकारी जो उनको रोकने आते हैं उनके ऊपर बुलडोजर चढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए आपका जवाब समझ में आ गया, आपका जवाब समझ में आ गया। मैं सोच रहा था शायद आज की जो हमारी चर्चा होगी थोड़ी सार्थक होगी, और यही वजह थी कि जब मैंने रिपोर्ट बनाई थी उसमें एक जगह मैंने डाला हुआ है कि ये जो विवाद है हर बार आरोप प्रत्यारोप के दायरे में आकर खत्म हो जाता है, और किसी सार्थक, जब हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि गलती हुई है या नहीं हुई है, उसके बाद हम इस पर आरोप प्रत्यारोप में आ जाएंगे। तो फिर धनंजय गिरी जी इसका जवाब देंगे। धनंजय जी, जिस तरह से ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई एक तरफ यूपी का ये बता रहे हैं कि वहां पर भी तो ये इस तरह की चीजें होती है, तो शायद राहुल लाल जी ये कहने की कोशिश कर रहे होंगे, एक फौरी तौर पर तो उन्होंने कह दिया कि ये घटना गलत है, आपने कह दिया घटना गलत है, लेकिन उसको डिफेंड भी किया कि यूपी में भी हो रहा है। निखिल जी, मैं सम्मान से राहुल जी के बीच में नहीं बोला, और इतनी सभ्यता की अपेक्षा राहुल जी से भी करता हूं, इतनी सभ्यता की अपेक्षा राहुल जी से भी करता हूं। देखिए निखिल जी, जो आपका मूल प्रश्न है आज का बिहार के विषय में जो आप बात कर रहे हैं, व्यवस्था बदजुबान है बिहार में, जहां निजाम ही बदजुबान है और बिहार बेबस है। माफिया के पैसे पर महागठबंधन की सियासी मीनार है, इधर माफिया बुलंद हो रहा है, उधर महागठबंधन बुलंद हो रहा है। बालू और लालू के चक्कर में आज बोतल, पूरी व्यवस्था बोतल और बालू ढूंढने में लगी हुई है। बिहार की बदहाली के लिए मुख्यमंत्री के पास कोई रोड मैप नहीं है, मुख्यमंत्री के पास कोई काम नहीं है, लेकिन हाँ, काम शास्त्र का ज्ञान देने का उनके पास है। बच्चे कैसे कम पैदा हो इसकी पूरी जानकारी नीतीश कुमार की दे रहे हैं, और भी विधानसभा में दे रहे हैं, लेकिन माफिया कैसे कम हो इसका कोई व्यवस्था ना नीतीश जी के पास है, ना बिहार की बजाती हुई व्यवस्था के पास है। लोग कहते हैं ना, बचपन में लोग कहते थे कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, बिहार में एक नॉर्मल कहा जाता है, कहावत है, लेकिन जब कोतवाल का ही कत्ल सरेआम हो जाए, जब महिला दरोगा की पिटाई हो जाए, खनन इंस्पेक्टर को जिंदा जलाने की कोशिश की जाए, यही तो जंगल राज है, यही तो जंगल राज की स्थिति है, जंगल राज की वानगी है। बालू पट्टी में पूरा बिहार सना हुआ है, रेत की नदी में रक्त की अविरल धारा बह रही है, खून से सना हुआ बिहार, रक्त रंजित बिहार है। बिहार में बदहाल और बेहाल व्यवस्था है, वो ड्रोन से शराब खोले जा रहे हैं, 40,000 करोड़ का शराब का कारोबार चल रहा है। ये राहुल लाल जी, ये सवाल मैं पूछ लूंगा, राहुल लाल जी, ठीक है राहुल लाल जी, ये सवाल मैं खुद पूछ लूंगा, जो आपने कहा आपका पॉइंट मुझे याद है, आप बीच बीच में आपका पॉइंट मुझे याद है, राहुल लाल जी मैं पूछ लूंगा। जी धनंजय जी। निखिल जी, राहुल लाल जी नाम का ही कुछ असर है, इतनी बजबजाती हुई व्यवस्था का भी बचाव करने के लिए कुछ लोग अपना घृणित चेहरा लेकर के टीवी पर आ जाते हैं और कहते हैं बैठ जाते हैं जहां बहु बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, जहां 4,000 लड़कियां इस तर्क के लिए नहीं आए थे राहुल लाल जी, पहले राहुल लाल जी। अच्छा धनंजय जी एक सवाल इन्होंने पूछा है, दरअसल उसी को पूछने के लिए वो बार बार शायद आपको बीच में आ रहे हैं। वो बहुत सारे पूरे इंडिया भर के स्टेट्स का राहुल लाल जी बता रहे हैं, अभी हरियाणा का भी जिक्र कर रहे हैं। देखिए हमने शुरू में कहा कि आरोप प्रत्यारोप इस तरह से नहीं चलेगा कि जी देखिए यहाँ भी आइसोलेशन में एक घटना हो गई थी। दूसरी बात धनंजय जी वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक सवाल उठाया था कि आप जब सत्ता में थे नीतीश कुमार के साथ में, तब वो सुशासन बाबू थे, अब परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए इसको डिटेल में समझना होगा। 2005 से 2012 तक नीतीश कुमार ने स्तुत्य कार्य किए, हम उनके साथ थे। उसके बाद से नीतीश कुमार की प्रायोरिटी बदल गई और भाजपा उनके साथ थी। प्रायोरिटी पॉलिटिक्स और कंपल्सन पॉलिटिक्स दोनों दो चीजें हैं। अगर इतनी बात जिसके समझ में आती है उसको समझाना व्यर्थ है। कंपल्सन पॉलिटिक्स थे बिहार में। जंगल राज किसने कहा था? किसी व्यक्ति ने नहीं कहा था, ये हाई कोर्ट का दिया हुआ सब था कि चीफ सीट से जंगल राज इन बिहार। उस जंगल राज की वानगी से बचाने के लिए नीतीश को हमने निगला,
हमने बुद्ध और महात्मा की धरती पर मोदी जैसे महान नेतृत्व होते हुए भी हमने नीतीश कुमार को निगल करके अपने साथ लेकर चलते रहे। राहुल जी प्लीज अपने समय बोलिए। राहुल जी राहुल जी आपके पास आएंगे, राहुल जी आपके पास आएंगे, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार आपके साथ आप अच्छे हैं, नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ हो गए बुरे हो गए। अबे तो अरे आपके पास आएंगे भाई। अरे राहुल जी आप, मुझे लग रहा है, देखिए ये राहुल जी क्या तमीज है भाई, क्या बदतमीजी है? आप सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का धीरज रखिए। राहुल जी और धनंजय जी दोनों लोग सुनिए भाई, दोनों लोग सुनिए। राहुल जी इस तरह से आप बीच में टोका टाकी करते रहेंगे। जब आप बोल रहे थे तो धनंजय जी बोले नहीं थे, ना विनोद मिश्रा बोले थे, तो आप ये बात गलत होगी ना कि जब कोई दूसरा बोल रहा है तो आप बीच बीच में टोका टाकी करते रहेंगे। सीटें आ रही हैं आपकी। अरे बात टोका टाकी कर रही है। आज बिहार की बंटवा जाति व्यवस्था क्यों रहने के लिए कहां से पकड़ के ले आता है कार्टून को? नाम का असर है। एक राहुल यादव तक कर रहे हैं, एक राहुल यादव तक कर रहे हैं। नाम का असर है। निखिल इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। देखिए ऐसा है एक एक करके अगर बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज मैं दोनों लोगों को नहीं। आप देखिए धनंजय गिरी की भाषा नहीं आप जब आपकी बारी आएगा तब बोलिएगा। आप लगातार बीच में बोल रहे हैं राहुल जी, आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं और ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। अगर आपके पास उत्तर नहीं है तो आप शांत रहें, लेकिन कम से कम जो दूसरे बोल रहे हैं तो उनके बीच में मत बोलिए। अभी मैं विनोद मिश्रा जी को बीच में लाना चाहता हूं। विनोद मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए राहुल जी बहुत ज्ञानी है, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि राहुल जी अपने को राजनीतिक विश्लेषक जरूर मानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू को ही सारे चैनल पे रखते हैं, हमारे साथ भी रखते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि आप उसको रखें, क्योंकि राहुल लाल जी को लगता है कि उनकी पार्टी उस महागठबंधन में है, और जब कांग्रेस उस महागठबंधन में है तो उसका जो क्रेडिट है वो भी कांग्रेस को जो जाति गणना में भी मिली है, तो वही सारी चीज़ें तो इसमें भी मिलेगी। लेकिन कम से कम थोड़ा सा धैर्य रखिए राहुल लाल जी, आपका भी मौका आता है, आप अपनी जो बातें करेंगे बगैर कोई टोका टिप्पणी का भी अभी गिरी जी ने सुना है, तो इतना धैर्य तो रखना चाहिए कि कांग्रेस की पार्टी के लोग इतने पैशनेट क्यों हो गए हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। आज राहुल गांधी आपके ही सरनेम के राहुल गांधी है, वो आप ही पब्लिक रैली में चाइना मेड इन चाइना फ़ोन बांट रहे थे, तो पीएम मोदी ने कैसा जवाब दिया है शायद मैं आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि आप इस तरह का कैसे नैरेटिव लगाते हैं। तो सवाल ये है कि आप लोग फैक्ट्स को लिखे बगैर, आप लोग परिस्थिति और उसका आकलन किए बगैर, जिस तरह से आपके नेता राहुल गांधी घूम के कहते हैं मेड इन चाइना का फ़ोन आपके पास में है, उनको पता है कि देश में मेड इन जो इंडिया है वो दूसरे नंबर पर है दुनिया में, और लोगों को आप बता रहे हैं। तो ये जो भ्रम आप फैलाते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, आप डिफेंसिव हैं, लेकिन इस तरह की बातों को कुतर्क मत कीजिए। जो हमारी रिपोर्ट है, हम उसी रिपोर्ट पे डिस्कस करने के लिए बताया है कि 80 दशक के जो ये 6-7 बीमारू राज्य थे, उसमें आज बिहार की ये बदतर हालत क्यों है। आज आप देखिए कि आप ये हमारी कोई तैयार की हुई रिपोर्ट नहीं है, ये सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण जो आपने ही किया है, आपकी सरकार ने अभी पब्लिश की है, उसके डेटा सामने में है कि 7% अगर बिहार में ग्रेजुएट है और 23% से ज़्यादा वहाँ 5वीं पास है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये इस तरह के तो बालू माफिया, खनन माफिया, चोरी, डकैती, ये सारी चीज़ें होगी, क्योंकि वहाँ उद्योग का एकमात्र जो सामने में है लोगों के पास में, यही सिर्फ क्रिमिनलिटी है। और ये चीज़ें जब आप उसका कंपैरिजन करते हैं, हमने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की है कि आज यूपी उच्च शिक्षा के मामले में देश में नंबर 1 है जी। वो नंबर 1 कैसे है, इस बात को समझने के लिए आप फिर कुतर्क करेंगे। 1.5 लाख से ज़्यादा वहाँ उच्च शिक्षा के विद्यालय बने हैं। अब आप सोचिए कि यूपी में पूरे देश में सबसे कम ड्रॉप आउट जो है, वो सबसे कम ड्रॉप आउट लड़कियों की सिर्फ यूपी में है, क्योंकि वहाँ वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आप इसको इग्नोर करेंगे कि भाई बुलडोजर बाबा के नाम से, लेकिन उस बुलडोजर बाबा का कमाल देखिए, जो फौरी न्याय की बात निखिल अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि जस्टिस सिस्टम में कोर्ट से लेके और पुलिसिंग तक का एक पूरा उसमें ये सारा एक चेन होता है। 2004 में उसी बिहार में अभयानंद डीजीपी थे, आप पूछ लीजिए, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। इसी बिहार पुलिस के लोगों का, इसी का पुलिस के जो सिस्टम है उसी में एक डीजीपी ने वो कमाल करके दिखाया था, जो फास्ट ट्रायल करा के, और देखिए कि सारे अपराधी जेल में चले गए थे। कहाँ कोई बालू खनन माफिया की बात होती थी। एक सुशासन बाबू जो उनको उसी समय के अफसर ने दिलाया था। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अगर यूपी से आप कुछ सीख सकता है बिहार, तो सीखना चाहिए। सिर्फ आपको
आपको पता है कि जातियों का हम फेट करेंगे और यही कार्ड चल के हम हर इलेक्शन जीतेंगे, तो ऐसे ही बालू माफिया का पैसा लेके आप राजनीति करेंगे। विनोद जी, मैं राहुल लाल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन इस राइडर के साथ में, इस शर्त के साथ में कि आपको केवल 30 सेकंड दूंगा। आपके मन में बहुत सारे सवाल थे जो धनंजय गिरी से आप पूछना चाहते थे, तो वो सवाल आप पूछ लें और वो उसका जवाब दे देंगे। लेकिन एक बात इसमें ये भी जोड़ दूं कि जब कानून व्यवस्था की बात होती है तो कोई ये नहीं कहता है कि यूपी हो या दुनिया का कोई राज्य हो, वहां से कानून व्यवस्था के मामले में अपराध जीरो हो गया है, शून्य हो गया है। बात दूसरे तर्क पे हो रही है और उसी तर्क पर अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हो पूछ ले, फिर मैं धनंजय गिरी के पास आऊंगा। जी, मैं देखिए दो सवाल तेजी में पूछ लेता हूं। सबसे नंबर 1 कि अपराध जीरो की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि जीरो हो जाने। उत्तर प्रदेश में जो माइनिंग माफिया जिस तरह से है, अगर उसकी तुलना हम बिहार के माइनिंग माफिया से करते हैं तो उत्तर प्रदेश की स्थिति काफी बिगड़ी हुई दिखती है। ठीक है, चलिए एक सवाल हो गया। दूसरा किया कि छोड़ दीजिए उत्तर प्रदेश आपको बुरा लग रहा है, अगर हरियाणा के नूह में डीएसपी की हत्या कर दी गई थी। अब यही सवाल थे ना आपके, यही सवाल थे। ठीक है धनंजय जी, यहाँ पे दरोगा की हत्या हुई तो पुरजोर कार्रवाई होगी और ठीक है, आपका सवाल आ गया, आपका सवाल आ गया। रिपोर्ट को लेकर विनोद जी ने कहा, ठीक है, वो खाली एक सेकंड में, विनोद जी ने जो आर्थिक रिपोर्ट को लेकर कहा, भाई उसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार रही। ठीक है, चलिए भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी उसमें, इसका भी जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। राहुल लाल जी आइसोलेशन में घटनाओं को गिना रहे हैं, जो विनोद मिश्रा जी ने उनको समझाने की कोशिश की, शायद वो समझ रहे हैं लेकिन मानना नहीं चाह रहे। आपका जवाब। निखिल जी, मैं आपके साथ विदाउट ड्यू रिगार्ड या राहुल भाई के साथ या विनोद जी के साथ कोई पहली बार डिबेट नहीं कर रहा हूं, बहुत बार डिबेट हम लोग दूसरे के साथ किए, लेकिन मैं विदाउट ड्यू रिगार्ड, विदाउट फोल्डिंग हैंड रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने समय में हम सब अपनी बात कहें, जिससे हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर जाए। राहुल जी तो पहले छद्मवेशधारी हैं, क्योंकि वो राजनीतिक विशेष लगे दिखते हैं, लेकिन कांग्रेस की चाटुकारिता में दिन लगे रहते हैं, लेकिन वो भी मासूम में है। लेकिन कम से कम दूसरे के समय में तो ना बुला कर, दूसरे के समय में आपकी 2 बातों का मैं जवाब दे देता। देखिए, कंपल्सन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स, मैं क्या बोलूं धनंजय जी, आपके पार्टी से परमिशन लेकर तो बोलूंगा नहीं, अभिव्यक्ति बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा ना। ये तो एक सीधी सी बात, वही बात करें जब अपनी बारी आई गई, आप लिख के नोट कर लीजिए, जब बारी आएगी तब बोलिएगा। धनंजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि बेसिक समझना होगा, कंपल्सरी पॉलिटिक्स और प्रायोरिटी पॉलिटिक्स दोनों 2 चीजें हैं। बिहार में जब कोर्ट ने कहा कि देयर सीट से जंगल राज इन बिहार, तो बुद्ध और महावीर की धरती पर मोदी जैसे नेतृत्व के होते हुए भी हम नीतीश कुमार के साथ चले, क्योंकि अगर बिटिया की इज्जत लूट रही हो और बिटिया का ब्याह करना हो तो पहले उसका इज्जत बचाना जरूरी है, ब्याह बाद में हो जाएगा। बिहार की जो स्थिति थी, बिहार के आम आवाम जो करा रही थी, अपहरण का उद्योग बन गया था, और यही माननीय नीतीश कुमार पिछली बार के चुनाव तक बिहार को जंगल राज का डर दिखा करके जो 30-40 सीटें ले आ पाए, उसी जंगल राज के भय से ले आ पाए। तो हमने बिहार को बचाने के लिए, बिहार के आम आवाम की इज्जत आबरू को ढकने के लिए और बिहार में दिन रात हो रही मर्डर और घटनाओं और पलायन से बिहार को बचाने के लिए नीतीश का साथ दिया और नीतीश का साथ लिया। वहां कोई राजनीति कोई विषय नहीं रह गई थी। हम प्रायोरिटी पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे, हम कंपल्सन पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी प्रायोरिटी बदल ली। वो सत्ता के लालच में जिस 7 दिनों के साथ गए, वहां बालू और बोतल की व्यवस्था में बिहार बालू पट्टी बन गया है और बिहार आज रंजित हो चुका है। बिहार में बालू बोतल के खोज में 40,000 करोड़ का अवैध धंधा चल रहा है और बोतल के धंधे के अलावा ये जो बालू का धंधा चल रहा है, जो सैकड़ों करोड़ का धंधा चल रहा है, उसके अलावा वहां के माफियाओं के हौसले आप देखिए। नीतीश कुमार काम शास्त्र पर बहुत ज्ञान दे रहे हैं, बच्चा कम पैदा हो इसकी जानकारी पार्लिया में विधानसभा से बैठ के दे रहे हैं, लेकिन माफिया कम पैदा हो इसकी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। दूसरा, हमारे यहाँ कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, और कोतवाल का ही मर्डर जब सरेआम हो जाए तो डर काहे ना। 55%, 60% लोग पलायन कर चुके हैं। ना नीतीश की आंख में पानी बची है, ना बिहार के गांव में जवानी बची है, ना बिहार में लॉ एंड ऑर्डर है, ना है न कोई ऑर्डर, बल्कि बिहार बचा है, जिंदा है ले लेकर के मनी ऑर्डर। ठीक, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया धनंजय जी। हमारे पास समय आज के लिए बस इतना ही है। आपका पॉइंट आ गया। और राहुल लाल जी, ये भी समझने की जरूरत है, जब आप बार बार कानून व्यवस्था की उसकी बात करते हैं, 7% लोग केवल ग्रेजुएट हैं और 5वीं पास जो लोगों की संख्या है वो 23% है। 55 से 60% लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। आप कैसे कंपेयर करेंगे यूपी से? और ये जब सरकार का शासन का इकबाल बुलंद होता है, आइसोलेशन में मत जाइए, जब सरकार का इकबाल बुलंद होता है
तब जो उद्यमी है उनका हौसला बुलंद होता है और वो सोचते हैं कि यहाँ पर हम उद्योग लगाएंगे तो शायद हमारी बातें सुनी जाएं, हमको यहाँ पर कानून व्यवस्था के तहत हम अपना काम कर सकें। फिलहाल आज की चर्चा में बस इतना ही। धनंजय जी आपका शुक्रिया, राहुल लाल जी आपका शुक्रिया और विनोद जी आपका शुक्रिया इस पे जुड़ने। थैंक यू। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के सियासत की, जो हिंसा से लाल है अगर कही जाए। चुनावी हिंसा का दौर अभी भी पश्चिम बंगाल में जारी है और हत्याओं का दौर भी जारी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर की हत्या से आक्रोशित समर्थकों ने जमकर बवाल काटा और सीपीएम के समर्थक 30 परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में यह खूनी खेल चलता रहा और प्रशासन मौन बना रहा। तो पुलिस के सामने ही यह सारा खेल हुआ, यानी कि पुलिस की सहभागिता में कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सैफुद्दीन की पत्नी ने इस बार पंचायत चुनाव में वो प्रधान बनी थी। भीड़ ने गोली चलाने वाले शख्स को पीट कर मार डाला। इसके बाद दल बल के साथ विरोधियों के घर पर धावा बोल दिया और कहीं भी कानून व्यवस्था, पुलिस प्रशासन नाम की चीज नजर नहीं आई और पुलिस जो थी वो मूक दर्शक बनी रही। तृणमूल कांग्रेस इसे आक्रोश में भीड़ द्वारा उठाया गया कदम मानती है। पार्टी ने हत्या के लिए सीपीएम को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि सीपीएम का दावा है कि ये टीएमसी की आंतरिक कलह का नतीजा है। ये इस सियासत को भी समझने की जरूरत है कि सीपीएम कह रही है टीएमसी की आंतरिक कलह है और टीएमसी कह रही है कि ये सीपीएम के गूंज हैं जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है। चुनावी हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल हमेशा सुर्खियों में रहा है। चुनाव से पहले और बाद में हिंसा का तांडव लोकतंत्र को शर्मसार करता रहा है। बांकुरा जिले में पिछले दिनों बीजेपी कार्यकर्ता शुभदीप मिश्रा की पेड़ से लटकी हुई लाश मिली थी। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने पंचायत चुनाव की दुश्मनी में उसकी हत्या कर दी। राजनीति के खेमे में बटा समाज भले ही खामोशी ओढ़ लेता हो, लेकिन 2019 से अब तक बीजेपी के 40 कार्यकर्ताओं को पेड़ से मारकर हत्या कर दी गई और पेड़ से लटका दिया गया और दूसरी पार्टियां इस बारे में चुप्पी साध लेती है। पंचायत चुनाव के पहले और बाद में लगभग 50 कार्यकर्ताओं की मौत हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा सीपीएम के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया है। पंचायत चुनाव के पहले और बाद में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से डिफरेंस है। दिल्ली में दोस्ती और बंगाल में दुश्मनी, ईडी गठबंधन की असलियत कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाती है और उस पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। और इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। ये किस तरह की राजनीति है और किस तरह से हिंसा का दौर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीपीएम कहती है कि टीएमसी के गुंडों ने ये किया है और टीएमसी कह रही है कि सीपीएम के काडर ने ये किया है। निखिल, मैं इस बात को थोड़ा देश के सामने कुछ अलग तरीका से, आप अगर 1 मिनट टाइम दे तो रखना चाहता हूं। ये सीपीएम, तृणमूल, बीजेपी के ऊपर उठ के जी एक वीडियो हमारे पास कल आए। ये जो सुबह 5 बजे इन सज्जन का हत्या होने के बाद किसी एक दूसरे आदमी को वहां की लोगों ने पकड़ लिया और इनको लगा कि यही जो है ये यहाँ की ये जो मर्डर है, इस मर्डर में इन्हीं का हाथ है। इनका वीडियो ये है कि उनका मुंह के सामने मोबाइल लगाकर उनसे कॉन्फेशन लिया जा रहा है कि हाँ, हमने और हमारी कुछ लोगों ने मिलकर तृणमूल के इस नेता का इस तरह की एक जबरदस्ती, आसपास में 5-10 लोग हैं और उनको एक कॉन्फेशन लिया जा रहा है। और तुरंत बाद हमारे पास ये पहुंचता है, एक फोटोग्राफ पहुंचता है इस वीडियो के बाद कि उसी आदमी का एकदम पूरी तरह से रक्त रंजित चेहरा और वहां पे उनका मौत हो चुके हैं। ये जिसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। मैं इस बात को इसीलिए उठा रहा हूं, बंगाल की जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में लोगों के सामने बात करने के लिए राजनीति के ऊपर उठ के यही वामपंथी है जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की लिंचिंग को एक इशू बनाया था। यही ममता बनर्जी है जो पूरे बंगाल में, पूरे देश में, पूरे दुनिया में मोदी सरकार की आने के बाद मॉब लिंचिंग को एक इशू बनाया था। और यहाँ पे वीडियो हो रहा है कि वो आदमी एक्यूज्ड है कि नहीं,
पुलिस का राज है यहाँ पे, ऐसे माना जाता है। पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, और एक आदमी को कैमरा के सामने सोचा जाता है कि यही आदमी मर्डर किया है और उसका मॉब लिंचिंग हो जाता है। पहले लोगों को, पूरे देश को यह समझना चाहिए कि बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है वो कितना खतरनाक है। हम लोगों की रूह कांप गया है ये वीडियो को देखकर कि इस तरह से ठंडे दिमाग से किसी का मॉब लिंचिंग हो सकता है। पहली बात तो यह है निखिल। दूसरी बात यह है कि जो आप बात कहे कि दिल्ली में दोस्ती और यहां पे कुश्ती, लेकिन जो भी हो, इस तरह से आप गांव में घुस के एक के बाद एक 20-25 घर को जला देते हो, घर की जो गांव की जो पुरुष है वो भाग जाते हैं, महिला और बच्चे को आप तालाब में फेंक देते हो, और 4 घंटा तक ये तांडव चलता है। पुलिस कहाँ है? कहाँ है पुलिस? ये सीपीएम तृणमूल किसी ऊपर चले जाइए। ये लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, जो 2019 से हम देखते हैं कि जगह जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की टंगा हुआ बॉडी मिलता है। फिर पंचायत चुनाव में हम देखे हैं कि किस तरह से लोगों को मारा गया है, चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन ममता बनर्जी का चिंता इस बात पर है कैसे अपने भतीजा को बचाया जाए, कैसे अपने पूरे परिवार को बचाया जाए। निखिल जी जी जी, निश्चित तौर पर। और जो विपक्षी पार्टियां यहाँ पर, ये कहा जाए बीजेपी खास तौर पर, किस तरह से उनका पूरा मूव है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो हो रहे हैं लेकिन उसका असर कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए, मैं अगर बीजेपी की बात कहे तो ये बीजेपी की बड़प्पन मैं मानना चाहूंगा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ आरोप है वो शायद सीपीआईएम का है। मुझे पता नहीं क्योंकि सीपीआईएम कहाँ तक वहां पे राजनीतिक दल के हिसाब से जिंदा है नहीं है, जो भी हो जी। लेकिन बीजेपी की तरफ से पूरे घटना की निंदा किया गया है। पूरी तरह से बताया गया कि ये तृणमूल की अंदरूनी एक लड़ाई है और जिस लड़ाई में लोगों को इस तरह से बलि चढ़ाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी, चाहे सीपीएम का गांव वाले होने के बावजूद भी अपना रिएक्शन दिखाया, ये हम पहले कभी नहीं देखा, कभी सीपीआईएम की तरफ से नहीं देखा कि जब बीजेपी की लोगों का बॉडी पेड़ से टंगा हुआ दिखा देते हैं 2019 से, तब सीपीएम को हम कुछ बोलने को नहीं देखा, जबकि देखा कि ममता बनर्जी और सीताराम येचुरी हंस के एक दूसरे की बाजू में बैठे हुए हैं। निखिल जी 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 जी, निश्चित तौर पर। तो ये एक अभूतपूर्व स्थिति है पश्चिम बंगाल की सियासत में, जिस तरह से हिंसा है और चुनाव के बाद से जो पंचायत चुनाव हुआ उसके बाद से जो हिंसा थमी नहीं है, वो सभी के लिए चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए प्रसेनजीत। और अब बात करेंगे विभिन्न मुद्दों पर हमारे संवाददाताओं का क्या है मत, क्या है उनका विश्लेषण, ये जानेंगे अपने विशेष सेगमेंट रिपोर्टर्स डायरी में। और रिपोर्टर्स डायरी का पहला सेगमेंट बहुत खास है क्योंकि पिछले कुछ सालों में बेटियों को ध्यान में रखकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हम आप उससे वाकिफ हैं। सैनिक स्कूलों में के दरवाजे खोलने से लेकर उन पर केंद्रित कई स्कीम्स की शुरुआत केंद्र सरकार ने की है। अब उसी दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। इसके तहत 12वीं क्लास तक की स्कूली लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए हमारी संवाददाता वैशाली का ये विश्लेषण। पिछले कुछ सालों में बेटियों को ध्यान में रखकर सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। सैनिक स्कूलों के दरवाजे खोलने से लेकर उन पर केंद्रित कई स्कीमों को भी शुरू किया गया है। अब उसी दिशा में सरकार एक और बड़ा कदम उठाने वाली है। इसके तहत 12वीं क्लास तक की स्कूली छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराई जाएगी। जी हाँ, बता दें केंद्र सरकार जल्द ही स्कूलों में 12वीं क्लास तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का बंदोबस्त करेगी। इसके लिए उसने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी तैयार कर ली है। केंद्र ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। 4 हफ्ते में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर सरकार इसके बारे में ज्यादा विस्तार से बताएगी। ये कदम देश को बड़े बदलाव की ओर ले जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा
गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली किशोरियों को होगा, जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय शिक्षा पाने में काफी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रगति में भी काफी मुश्किलें आती हैं। याचिका में सरकारी और अनुदान से चलने वाली आवासीय स्कूलों में लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन देने के अलावा अलग टॉयलेट बनवाने की मांग की गई है। ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसे लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी बन गई है। इस पर स्टेक होल्डर्स से राय मांगी गई है। इसके लिए 4 हफ्तों का समय दिया गया है। स्वतंत्र शिक्षा, स्वतंत्र महिला, सैनिटरी नैपकिन महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा सहारा। बेहद शानदार कदम उठाया सरकार ने। और अब कुछ बात करते हैं यूपी की सियासत की। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा के जरिए समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दिवाली के मौके पर मां लक्ष्मी को पर अनर्गल टिप्पणी करते हैं। आप सब उससे वाकिफ हैं। तो उनकी बेटी बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए अपनी तस्वीर शेयर करती हैं। तो दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य की धार्मिक सियासत और इस पूरे प्रकरण पर समाजवादी पार्टी की चुप्पी, इस पूरे खबर का विश्लेषण कर रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं, देवी लक्ष्मी पर विवादित ट्वीट करके। पुराना इतिहास रहा है, रामचरितमानस पर हो या फिर सनातन धर्म को लेकर जिस तरह से उनकी टिप्पणियां रही हैं, अब ये नई टिप्पणी फिर से उन्होंने की है देवी लक्ष्मी को लेकर। और इस विवादित टिप्पणी पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हो और तमाम दलों के जो नेता वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोल रहे हैं कि आखिर आप कैसे किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। खुद उनकी बेटी जो बीजेपी से सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, वो तमाम धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर पोस्ट करती रहती हैं और हमने देखा कि वो लोगों को त्योहारों की बधाई भी देती रहती हैं। उनका जो विचार है वो खुद एक तरह से देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जब स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के ट्वीट करते हैं जो सनातन धर्म हिंदू धर्म के खिलाफ है, उसकी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला हो रहता है या आरोप लगता है, तो अखिलेश यादव चुप्पी क्यों साध लेते हैं। उनके पार्टी में एक धड़ा असहज महसूस कर रहा है। आईपी सिंह ने ट्वीट भी किया कि इस तरह की टिप्पणियां क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कोई बयान नहीं आता। इससे पहले जब उन्होंने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी तब भी अखिलेश यादव ने कुछ नहीं कहा था, और अब देवी लक्ष्मी को लेकर जो कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, उसको लेकर भी अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे कोई नेता किसी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाला बयान दे सकता है, और अगर कोई राजनीति भी करता है तो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठता है कि आखिर उनका रुख क्या है, क्यों वो ऐसे बयान देने वाले नेता के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, और अगर कार्रवाई नहीं भी करते तो क्या सपा सुप्रीमो यानी अखिलेश यादव को चेतावनी भी जारी नहीं कर सकते। तो समाजवादी पार्टी की सियासत भी सवालों के घेरे में है स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित ट्वीट पर। तो समाजवादी पार्टी की सियासत भी सवालों के घेरे में है। दरअसल हमारे संवाददाता शायद ये कहना चाह रहे थे कि समाजवादी पार्टी दोनों हाथों में लड्डू चाहती है, लेकिन किस तरह से जनता इसको देखती है ये बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।